आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पर, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। हम पढ़ रही थी विकारी शब्दों के बारे में। विकारी शब्दों में हमने एक टॉपिक कर लिया है संज्ञा। उसके दो पार्ट हमने किए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो संज्ञा का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की इस क्लास में हम विकारी शब्द का एक और रूप यानी सर्वनाम, यानी हमने विकारी और अविकारी शब्द पढ़े थे, तब हमने चर्चा की थी कि विकारी शब्द कौन से होते हैं, अविकारी शब्द कौन से होते हैं। तो विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये शब्द विकारी शब्दों में आते हैं। तो संज्ञा का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सर्वनाम है। बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको एक एक करके सभी टॉपिक हिंदी व्याकरण के, हिंदी साहित्य के आपको बारी बारी से हम कंप्लीट करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ सर्वनाम। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए 10th क्लास में है। इसके अलावा जहाँ भी हमारी हिंदी व्याकरण आती है, पढ़ते हैं हम, हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक आते हैं। कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी सर्वनाम के बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो न केवल स्कूली बच्चों के लिए है, बल्कि हर उस स्टूडेंट के लिए है, हर उस छात्र के लिए है जो हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ है और उनके सब्जेक्ट के रूप में हिंदी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक सर्वनाम। सबसे पहले तो हमें सर्वनाम शब्द का पता होना चाहिए। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, इस नाम का मतलब क्या होता है। इसमें दो चीज़ें हैं, सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब होता है सब का, नाम का मतलब होता है नाम, यानी सभी का नाम। अब सभी का नाम का क्या मतलब है, यानी हमें सर्वनाम शब्द की या सर्वनाम की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने इससे पिछला टॉपिक किया था संज्ञा। तो जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज़ को समझ सकते हैं भी सभी का नाम का मतलब क्या है और हमें इस सर्वनाम की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका जो विषय है हमारा ये क्यों है। जैसा कि हम संज्ञा के अंदर पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन हिंदी जो व्याकरण है हमारी, या व्याकरण की परिभाषा अगर हम समझने की कोशिश करें तो व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना सीखते हैं। यानी शुद्धता की पहचान हमें व्याकरण कराती है। और कोई भी चीज़ सुंदर तब लगती है जब हम उनके लिए सबसे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ में, खासकर छोटे बच्चे को देखा होगा आपने, मान लीजिए हम गाय का प्रस्ताव याद करते हैं या निबंध कह सकते हो। तो गाय का निबंध बच्चे कैसे याद करते हैं, गाय हमारी माता है, यानी हिंदू धर्म के अंदर इसको पूजनीय माना जाता है, पूज्य है हमारे लिए। दूसरी बात, गाय की जितनी विशेषताएं हम बताते हैं, गाय का रंग सफ़ेद होता है, गाय के 4 टांगें होती है, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय दूध देती है, गाय एक पालतू पशु है। यानी सभी लाइनों के अंदर, सभी वाक्यों के अंदर हम एक शब्द यूज़ कर रहे हैं, गाय। तो गाय एक संज्ञा शब्द है। गाय कौन सा शब्द है, गाय एक संज्ञा शब्द है। तो इसी तरीके के संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए या बार बार ऐसे ही शब्दों को बोलने से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब गाय के स्थान पे हम किन किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम पहली लाइन लिखते हैं तो गाय हमारी माता है लिख सकते हैं, या गाय एक पालतू पशु है, कोई भी लाइन जो शुरुआत में लिखते हो लिख सकते हो। उसके बाद गाय के स्थान पे आप जिन जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे इसका रंग सफ़ेद होता है, यह दूध देती है, इसको घरों में पालते हैं, इसका या इसकी 4 टांगें होती हैं, इसके 2 कान होते हैं, यह हमारे लिए पवित्र है। यानी अब गाय के स्थान पे हमने जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया वह क्या है, सर्वनाम है। इसका मतलब हम सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए करते हैं, यानी भाषा को सुंदर, सही, सार्थक रूप देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम की ज़रूरत इसीलिए पड़ी। और अब सर्वनाम की परिभाषा
यानी इसको हम एग्जाम के अंदर कैसे लिखें तो समझने की बात थी, हमें इसकी समझ भी होनी चाहिए। अब देखिए सर्वनाम का प्रयोग बुक्स में आपको मिल जाएगा। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी परिभाषा जो हमारे कथन के भाव को स्पष्ट कर दे, सर्वनाम की परिभाषा हम बना सकते हैं इसको। मतलब कहने का भाव हमारा यही होना चाहिए, संज्ञा के स्थान पे या संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए या बार बार एक जैसे संज्ञा शब्दों को बचने के लिए उनके स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वो सर्वनाम होता है। अब बात आती है सर्वनाम के भेदों की। तो सर्वनाम के टोटल जो 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला इसका भेद है, इसको आप कोई भी क्रम से याद कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आपको जो बुक में लिखा है, जो मैं बता रहा हूँ, जो आपने वीडियो और देखी हो, कहीं से भी इसको याद कर सकते हो, कोई भी इसका निश्चित क्रम नहीं है। ये नहीं है भी आपको पहले नंबर पे जो बता रहे हैं उसी को पहले नंबर पे याद करना है या लिखना है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आप इनको किसी भी रूप में ऊपर नीचे कैसे भी याद रख सकते हो, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन सब का अलग अलग महत्व है, एक दूसरे से जुड़े हुए भी नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक चीज़ें एक दूसरे से कई बार सस्पेंस क्रिएट करती हैं, यानी हमें असमंजस की स्थिति में डालती है। तो वो हम एक एक करके इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तो हमारी वो असमंजस की स्थिति वो भी दूर हो जाएगी। हम इसको सर्वनाम को 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम तक किसी वीडियो को देखना या उसको देख करके याद रखना, या एक ही क्लास में हम पूरी वीडियो बना करके उसको आपके सामने रखेंगे तो आपको इसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपको इसके बाद इस पर खुद स्टडी करनी है। जब आप वीडियो देखते हो तो उसके बाद इसको एनालाइज करना आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है अगर वीडियो छोटी हो तो हम छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपको इसके 2 पार्ट में आपको ये वीडियो मिलेगी। पार्ट 1 के अंदर हम सिर्फ इसके 3 भेदों के बारे में बात करेंगे, और न केवल 3 के बारे में बल्कि 2 भेद के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, तो इसके बाकी 3 भेद हम अगली वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, वैसे तो नाम से स्पष्ट है, पुरुष यानी किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, यानी यहाँ पे न केवल व्यक्ति की बात होती है बल्कि हम इसकी परिभाषा को और ज़्यादा सुंदर तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है, इसमें हम 3 चीज़ें लेते हैं। वैसे इसके 3 भेद होते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक इसका भेद है, इसको कह सकते हो प्रथम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष, इसको नाम दिया गया है उत्तम पुरुष। दूसरा इसका भाग है मध्यम पुरुष, और तीसरा इसका भेद दिया गया है अन्य पुरुष। यानी हम 3 प्रकार से इस सर्वनाम को पढ़ सकते हैं। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष इसका एक ही नाम है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसको आप इंग्लिश के तरीके से भी समझ सकते हो, इसको आप फर्स्ट पर्सन नाम दे सकते हो, इसको सेकंड पर्सन, इसको थर्ड पर्सन। इंग्लिश में भी आप पढ़ते हो जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आते हैं, उन्हीं तरीके से इनको भी हम समझ सकते हैं। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष का मतलब होता है बोलने वाला, वक्ता या फिर बोलने वाला। ठीक है, और मध्यम पुरुष का मतलब होता है श्रोता या सुनने वाला।
और अन्य पुरुष का मतलब होता है जिसके विषय में बात की जा रही हो, जिसके विषय में, यानी तीसरा, ना प्रथम ना द्वितीय, यानी बोलने वाला भी नहीं है, सुनने वाला भी नहीं है, बल्कि कोई और है, अन्य, तीसरा है। तो हम प्रथम पुरुष की परिभाषा या इनकी परिभाषा हम कैसे याद करेंगे? पुरुषवाचक की परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। जिस सर्वनाम से किसी वक्ता यानी बोलने वाले, किसी श्रोता यानी सुनने वाले या किसी अन्य के विषय में बात की जाए उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस शब्द से कह सकते हो, जिन शब्दों से या जिस शब्द से वक्ता यानी बोलने वाले, श्रोता सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जा रही हो यानी अन्य के बारे में पता लगे, बोध हो, उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रथम पुरुष में वक्ता बोलने वाला होता है, फर्स्ट पर्सन। मध्यम पुरुष में श्रोता सुनने वाला यानी सेकंड पर्सन, और अन्य यानी थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हम प्रथम पुरुष में किस किस को लेते हैं? जैसे वक्ता, वक्ता का मतलब जो बात कह रहा है अपनी, जैसे मैं, इसमें हम लेंगे मैं। अब इसके मैं के सारे रूप आ जाएंगे, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझ में, जितने भी इसके रूप बनते हैं। ठीक है, जैसे आई, माई, मी होता है। आई मैं, माई मेरा, मी मुझे, यानी इसके जितने भी रूप हैं फर्स्ट पर्सन के, वक्ता के, बोलने वाले, इसको आप अपनी जगह लेके देखो। यानी अगर मैं बोल रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा काम क्या है, मुझे कोई बुला रहा है, यानी जितने भी शब्द मैं खुद के लिए यूज़ कर रहा हूँ अभी, मैं, मेरा, यानी फर्स्ट पर्सन, वक्ता, बोलने वाले। दूसरा है श्रोता, सुनने वाला। इसमें हम यू का यूज करते हैं इंग्लिश में, जिसको आसानी से समझ सकते हो। यू का मतलब होता है तू या तुम। ठीक है, तू या तुम, यानी श्रोता, तू कैसा है, तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुमने वो देखा क्या, तुम आज आए क्यों नहीं, यानी जितने भी यू यानी सेकंड पर्सन, तू यानी वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सामने वाला, यानी दूसरा व्यक्ति कौन है, सामने वाला कौन है। ठीक है, तो सुनने वाले के रूप में एक इसमें तू और तुम हो गया यानी यू, एक इसका और रूप है वो आप है। जैसे किसी के साथ गहरी दोस्ती हो या अपने से छोटा हो या किसी का निरादर करना हो तो तू कह सकते हैं, तू यहाँ से चला जाने तो ठीक नहीं रहेगी, यानी हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप शब्द का प्रयोग हम उसका आदर दिखाने के लिए करते हैं, चाहे वो हमसे छोटा है, चाहे बड़ा है, हमसे बराबर का है, तो हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग भी बहुत करते हैं। आप आए हो, आप कैसे हो, आप कौन हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपने अब तक ये काम क्यों नहीं किया, यानी हम आप शब्द का प्रयोग भी करते हैं। तो तुम और आप ये यू का ही रूप है। ठीक है, तो आप शब्द का प्रयोग हम आदर दिखाने के लिए करते हैं, तो ये सेकंड पर्सन है आप शब्द भी, यानी श्रोता, मध्यम पुरुष में आएगा। ठीक है, प्रथम पुरुष में मैं यानी आई, माई, मी, यानी मैं, मेरा, मुझे, इसके सारे रूप आ जाएंगे। मध्यम पुरुष में यू यानी तुम, इसके सारे रूप आ जाएंगे। और आप शब्द का ध्यान रखना, आप शब्द 3 बार आता है, सर्वनाम पढ़ेंगे 3 इसके अलग अलग रूप है आप शब्द के ही। एक तो यहाँ पे पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष में आता है सेकंड पर्सन, आप कैसे हो, इसको ऐसे जोड़ के याद रखो। आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आप अब तक गए क्यों नहीं हो, आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, यानी इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। अन्य पुरुष, अन्य का मतलब थर्ड पर्सन, अन्य, तीसरा कोई, यानी वक्ता, जिस सर्वनाम का प्रयोग ना वक्ता ना श्रोता बल्कि किसी अन्य के लिए किया जा रहा हो। जैसे यह अच्छा लड़का है, वह सुंदर नाचता है, यानी ना बोलने वाला अपने लिए यूज कर रहा है, ना सामने वाले के यूज कर रहा है दूसरे व्यक्ति के, बल्कि किसी और व्यक्ति के संबंध में कुछ कह रहा है। ठीक है, यानी अन्य पुरुष का प्रयोग तभी करते हैं जब वक्ता श्रोता के लिए नहीं, यानी वक्ता ना तो अपने लिए यूज करता है उस शब्द का, ना दूसरे के लिए यूज करता है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में कुछ कहना चाहता हो, तब हम अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, यह, वह, ये, वे, तुम्हें, सॉरी, उन्हें, उन्होंने, उनका। ठीक है, एक इसमें बहुत ही, वैसे अगर ऑप्शन की बात हो तब ऐसा कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। अन्य पुरुष में मैं आप शब्द की बात कर रहा था, अगर कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन एग्जाम के, तो इसमें कई बार ऐसा प्रश्न आता है। देखिए मैं कैसे प्रश्न लिखता हूँ आपका,
आपका जन्म दिल्ली में हुआ। अब इसमें आपका नाम आया है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे समझ सकते हैं। जैसे प्रसिद्ध अभिनेता है अमिताभ बच्चन, उनके पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं, राष्ट्र कवि हैं। अब ऐसे व्यक्ति, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति है, मैंने किसी इनका एग्जाम्पल लिया है, कोई भी ऐसे व्यक्ति है जिनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं या उनका आदर सुनने के लिए, आदर सत्कार करने के लिए, उनका बड़प्पन दिखाने के लिए ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। आपने बुक्स में देखा होगा, बहुत बार ये सुना भी होगा, इस तरह की लाइन मिलती है आपको। जब उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं या उनके बारे में बात करते हैं तब हमें लगता है कि ये उनके पिता का नाम ये था, वो ऐसे थे, वो वैसे थे, आपका जन्म दिल्ली में हुआ था, इतने सन में दिखा देते हैं। तो यहाँ आपका मतलब उनका, यानी ये यहाँ पे थर्ड पर्सन है। अब हम जब पढ़ रहे होते हैं या किसी बात को सुनते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि आपका सामने वाले का जिक्र कर रहा है, लेकिन ये किसके बारे में कही गई है बात, ये हमें ध्यान रखना है। आपका जन्म सन 1947 में दिल्ली में हुआ था। यानी हम कोई रूटीन में अगर कोई बात हम पढ़ रहे हैं तब हमें लगता है कि ये व्यक्ति, यानी हम पढ़ रहे हैं, हमारे आसपास कोई नहीं है, हमने इनका जिक्र किया, आपका जन्म, यानी यहाँ थर्ड पर्सन का जिक्र कर रहा है, ये उनका जन्म दिल्ली में हुआ था, इस रूप में ये दिया गया है। तो यहाँ आपका शब्द अन्य पुरुष के रूप में भी आया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से अगर सेंटेंस देखना है किस तरीके का है, बाकी यह है, वह है, ये वे, ये अन्य पुरुष में आते हैं। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है आपका। ठीक है, अब इसका हम दूसरा भेद पढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट पता लग रहा है निश्चय, यानी निश्चित, बिल्कुल फिक्स। सर्वनाम के जिस रूप से या जिस सर्वनाम से हम लिख सकते हैं, जिस सर्वनाम से किसी, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, के निश्चित होने का बोध हो। देखिए यहाँ व्यक्ति हुआ तो निश्चित हो जाएगा, स्थान का मतलब निश्चित स्थान का बोध हो जाएगा, निश्चित प्राणी का बोध हो जाएगा, यानी हमें उसकी निश्चितता का पता लगे, प्रॉपर उस चीज़ का हमें पता लग जाए, तो वो एक तरह से ये संकेतवाचक सर्वनाम भी होता है। इसको हम दूसरे रूप में कह सकते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम भी इसका नाम है, क्योंकि हमें संकेत एक तरह से इशारा करेगा। जैसे यह पुस्तक है, इसमें यह सर्वनाम है, तो यह पुस्तक है, निश्चित संकेत कर रहा है। वह मेज है, तो यहाँ वह शब्द निश्चित संकेत कर रहा है। इसमें ये दोनों चीज़ें आई है, एक तो समीपता के लिए आती हैं, एक दूरी के लिए आती है। यानी इसकी परिभाषा हम ऐसे भी बना सकते हैं, सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समीप या दूर होने का बोध हो, या समीप या दूर होने की निश्चित बोध हो। तो समीपता के लिए यह और ये शब्दों का इस तरह का प्रयोग होता है, दूरी के लिए वह या वे शब्दों का प्रयोग होता है। तो यह और वह एक वचन है, ये और वे इसके बहुवचन रूप हो जाएंगे। यह पुस्तक है, समीपता की बात कर रहा है, वह मेज है, दूरी की बात कर रहा है। ये पुस्तक है, ये पुस्तक हैं, समीपता की बात कर रहा है, बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुवचन में हो जाएगा। वे मेज हैं या वे घोड़े हैं, वे बच्चे हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में हमें निश्चितता का बोध हो, चाहे वो समीप की बात कर रहा हो, चाहे दूरी की बात कर रहा हो, तो ये हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें निश्चित हमें बोध होना चाहिए उसके बारे में, या निश्चित संकेत मिले हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये
सर्वनाम के 6 भेदों में से हमने 2 भेद इसके पढ़ लिए हैं। बाकी 4 भेदों का हम जिक्र नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, यानी सर्वनाम पार्ट 2 के अंदर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी हो, यूजफुल रहा हो, आपके काम आया हो, आपको समझ में आया हो, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके से हम आपके लिए नए वीडियो, आपके लिए यूजफुल वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको किसी प्रकार की कमेंट या सुझाव आप देना चाहते हो किसी प्रकार का, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के अपना कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें आपकी जो राय है वो पता लगे। आप किस तरीके की वीडियो चाहते हो, आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, यानी जो भी आपको इस वीडियो को देख करके लगा, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हमें एक नई ऊर्जा मिले, एक नया कुछ सीखने को मिले आप लोगों से, या आप लोग हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ इनबॉक्स में आकर के अपना कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।